हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आज के इस विशेष सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान। हम हर एक सेशन में विज्ञान के 30 MCQs क्वेश्चन करेंगे जो NCERT बेस्ड होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जो स्टेट लेवल्स के एग्ज़ाम होते हैं और जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें जो साइंस के क्वेश्चन किए जाते हैं वो NCERT बेस्ड होते हैं, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक के होते हैं। तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चंस होंगे। ये सेशन हम 3 भागों में करेंगे। पहला भाग फिज़िक्स होगा, दूसरा भाग केमिस्ट्री और तीसरा भाग बायोलॉजी। और हर एक सेक्शन में 10-10 MCQs किए जाएंगे। MCQs मतलब मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला भाग है भौतिक विज्ञान यानी फिज़िक्स। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI लागू की गई थी। ऑप्शन ए 1969 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1971 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1983 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1991 ईस्वी में। देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सन 1971 ईस्वी में वेट्स एंड मेजर्स की 14वें जनरल सम्मेलन ने 7 मूलभूत राशियों को चुनकर अंतर्राष्ट्रीय मात्रा पद्धति SI का निर्माण किया था। आज का दूसरा क्वेश्चन है, एक पनडुब्बी की चाल 36.5 फैदम प्रति मिनट है। ऑप्शन ए 11.1 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 1.11 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 0.61 फीट पर सेकंड, ऑप्शन डी 6.1 फीट पर सेकंड। इसका जवाब है ऑप्शन बी, फैदम इक्वल टू 6 फीट, 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट, इसलिए 36.5 फैदम डिवाइडेड बाई मिनट इक्वल टू 36.5 इंटू 6 बाई 3.28 इंटू 60 इक्वल टू 1.11 मीटर पर सेकंड। आज का तीसरा सवाल है, कथन है प्रक्षेप के वेग का क्षैतिज घटक नियत रहता है, कारण प्रक्षेप की क्षैतिज गति पर गुरुत्वीय त्वरण प्रभावी नहीं होता। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कथन सत्य है परंतु कारण सत्य नहीं है, ऑप्शन बी कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है, ऑप्शन सी कथन सत्य है तथा कारण भी सत्य है, ऑप्शन डी कारण तो सत्य है परंतु कथन असत्य है। आइए देखते हैं इसका जवाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन है, समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। आपके ऑप्शन हैं 1/9, ऑप्शन बी 1/10, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/4। आइए जानते हैं इसका सही जवाब। सही उत्तर है ऑप्शन ए। बर्फ़ का टुकड़ा जिसे हम आइसबर्ग कहते हैं, जब जल में तैरता है तो उसके एक भाग को जल के ऊपर रहने के लिए उसका 9 गुना भाग जल के अंदर रहना ज़रूरी होता है, अर्थात 8/9 भाग को जल के अंदर एवं शेष 1/9 भाग को जल के ऊपर रहना ज़रूरी होता है। आज का पांचवा क्वेश्चन है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और वस्तु से छोटा होता है, इसलिए उत्तल दर्पण द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इसलिए चालक के बगल में जो लुकिंग मिरर होता है, जिसे हम लुकिंग मिरर कहते हैं, वो उसमें उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं। आज का छठा क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। ऑप्शन ए 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 98.4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 98.4 डिग्री केल्विन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विभिन्न तापमापियों पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम है।
37 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 310 डिग्री केल्विन। आज का 7वां क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। ऑप्शन ए डायनामो, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी विद्युत मोटर, ऑप्शन डी इंडक्टर। इसका सही जवाब है इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। आज का 8वां सवाल है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी बैंगनी। जब हम किसी प्रकाश को प्रिज्म से क्रॉस कराते हैं तो वो 7 रंगों में बढ़ जाता है, तो वो उसमें हर एक रंग का अलग अलग धैर्य होता है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस रंग का प्रकाश धैर्य जो होता है, तरंग धैर्य जो होता है, वो सबसे कम होता है। तो आइए देखते हैं इसका जवाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बैंगनी यानी पर्पल कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और रेड यानी लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आज का 9वां सवाल है, मानव कान निम्न में से किस आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन नहीं सकते। ऑप्शन ए 20,000 चक्र प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 15,000 चक्र पर सेकंड, ऑप्शन सी 12,000 चक्र पर सेकंड, ऑप्शन डी 10,000 चक्र पर सेकंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मनुष्य की श्रव्यता मतलब लिसनिंग पावर, श्रव्यता सीमा प्रति सेकंड 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है। मनुष्य की अपेक्षा पशु पक्षियों, विशेषकर चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली की श्रव्यता सीमाएं अधिक रहती है। मतलब लिसनिंग पावर जो होती है चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली की वो ज़्यादा होती है। आज का 10वां सवाल है, कथन है नमक और बर्फ़ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। कारण, नमक बर्फ़ के हिमांक को बढ़ा देता है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही उत्तर है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कथन सही है परंतु कारण गलत है, ऑप्शन बी कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन सी कथन गलत है परंतु कारण सही है, ऑप्शन डी कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नमक बर्फ़ के तापमान को 0 डिग्री में से -225 डिग्री सेल्सियस तक कर देता है, अर्थात यह बर्फ़ के हिमांक को बढ़ा देता है। अब आइए भाग 2 देख लेते हैं जो है रसायन विज्ञान। पहला क्वेश्चन है, माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं यानी एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माचिस बनाने में फास्फोरस का प्रयोग मुख्य वस्तुओं के रूप में किया जाता है। माचिस बनाने में लाल फास्फोरस और फास्फोरस डाइसल्फाइड जिसे P2S3 का भी कहते हैं का उपयोग किया जाता है। निरापद माचिस सेफ्टी मैचेस बनाने में चीड़ की लकड़ी की सलाई के सर पर, सलाई का जो सिरा होता है, डब्बा जो बना होता है जिसे हम लोग जो अपने घर में यूज़ करते हैं, सेफ्टी मैच जिसे हम बोलते हैं, उसके सिरे पर पोटेशियम क्लोराइड, रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है और डिब्बी पर लाल फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड, कांच का चूर्ण और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक परमाणु कण नहीं है। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी ड्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण है या वह सबसे छोटा कण है जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता, जो ओपन या खुले अवस्था में नहीं रह सकता है लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग जरूर लेता है। परमाणु सदैव एक तत्व को व्यक्त करता है तथा 3 मौलिक कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना होता है। तीसरा प्रश्न है, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। ऑप्शन ए चट्टानों का संगठन,
ऑप्शन बी चट्टानों की उम्र, ऑप्शन सी चट्टानों का रंग, ऑप्शन डी चट्टानों का भार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रेडियोधर्मी डेटिंग प्रक्रिया के द्वारा चट्टानों की उम्र को मापा जाता है। किसी रेडियो सक्रिय समस्थानिक की मात्रा या किसी पत्थर के नमूने, कास्ट या जैव अवशेष में मापन करके उनकी आयु का निर्धारण करना रेडियो आइसोटोप डेटिंग कहलाता है। जिस तरह कार्बन डेटिंग पद्धति होती है जिसे हम C14 कहते हैं, जिससे हमें किसी पेड़ की आयु का पता हो जाता है, उसी तरह से रेडियोधर्मी डेटिंग प्रक्रिया होती है। चौथा प्रश्न है, निम्न को सम्मिलित करें। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में प्रदूषक है और सूची 2 में प्रभाव दिया गया है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी धूलकण या फिर ऑप्शन डी सीसा। और इसके प्रभाव हैं नंबर 1 जीवन और किडनी, नंबर 2 कैंसर, नंबर 3 स्वास्थ्य संबंधी रोग, नंबर 4 केंद्रीय नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आइए देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड स्वास्थ्य संबंधी रोग, नाइट्रोजन ऑक्साइड केंद्रीय नर्वस सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, धूलकण लीवर और किडनी की क्षति और सीसा कैंसर। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता। रजत मतलब चांदी, जिसे हम चांदी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम एजी होता है, जिसे हम लैटिन भाषा में एजी बोलते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हॉर्न सिल्वर, ऑप्शन बी जर्मन सिल्वर, ऑप्शन सी रूबी सिल्वर, ऑप्शन डी लूनर कास्टिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। इसमें रजत यानी एजी यानी चांदी नहीं होता है। इसे निकेल सिल्वर, न्यू सिल्वर, अल्पक्का, पैक्टॉग इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इसमें लगभग 60% कॉपर यानी Cu, 20% निकेल यानी Ni एवं 20% रजत यानी चांदी यानी Ag होता है। चूंकि यह चांदी यानी Ag की तरह चमकदार होता है, इसलिए इसे जर्मन सिल्वर कहा जाता है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यशद पुष्प है। यशद पुष्प मतलब फिलोसफर वुल कहलाता है। ऑप्शन ए जिंक ब्रोमाइड, ऑप्शन बी जिंक नाइट्रेट, ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन डी जिंक क्लोराइड। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र है ZnO। सफ़ेद पाउडर होता है। इसका उपयोग पिगमेंट, कॉस्मेटिक, ग्लास, स्याही इत्यादि बनाने में होता है। जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। सातवां प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जो लोहा, कार्बन, क्रोमियम एवं निकेल से बनाया जाता है। आठवां प्रश्न है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु यानी मोस्ट टॉक्सिक धातु प्रदूषक है। ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी मरकरी या ऑप्शन डी कैडमियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक लेड है, यानी सबसे जो टॉक्सिक धातु है वो है लेड है। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। लेड के कारण स्नायु तंत्र, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं एवं यह कैंसर का भी कारक है। लेड धुएं के साथ विमुक्त हो जाता है जो सबसे अविषाणु धातु प्रदूषक है। आज का 9वां सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए शुष्क वर्ष, ऑप्शन बी मस्टर्ड गैस, ऑप्शन सी टेफ्लॉन और ऑप्शन डी फ्लोरीन। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, आइए देखते हैं सही जवाब। ऑप्शन डी फ्लोरीन को C60 से व्यक्त किया जाता है, जिसकी खोज 1985 ईस्वी में राइस विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने की थी। आज का 10वां सवाल है, धान के खेत में से निकलने वाली गैस है, मतलब धान का जो खेत होता है उससे जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस है। ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मीथेन,
ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धान के खेत से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होते हैं। चूँकि विकल्प में इथेन, मीथेन और नाइट्रोजन दिया गया है, इसलिए इसका सही विकल्प सी होगा। आइए आज का तीसरा भाग करते हैं, जो है जीव विज्ञान। पहला क्वेश्चन है, रेड डेटा पुस्तक में किसके बारे में जानकारी दी जाती है? मीन्स रेड डेटा बुक में किसके बारे में बताया जाता है? आज आपके ऑप्शन हैं ए रेड इंडियन, ऑप्शन बी संकटापन स्पीशीज, ऑप्शन सी रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप, और नंबर डी सूर्य यानी सन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। रेड डेटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डेटा बुक होते हैं। दूसरा सवाल है, भारत का प्रथम आरक्षित वन है? ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी काजीरंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की टीक यानी सागवान इस वन में मिलती है। तीसरा प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए थियोफ्रेस्टस ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन सी विलियम हार्वे ने, ऑप्शन डी अरस्तु ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क यानी पेड़ की छाल की पहली स्लाइस पर अध्ययन करके बक्से के समान आकार पाए। विभिन्न बक्से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन्हीं कोष्ठयुक्त या विभाजित बक्से को उन्होंने कोशिका कहा। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। हार्वे ने रक्त परिसंचरण का आविष्कार किया और अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। चौथा सवाल है, सजीवों में मूलभूत संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी कोशिका या ऑप्शन डी राइबोसोम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा या से एक कोशिकीय है? ऑप्शन ए पैरामीशियक, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी प्याज, ऑप्शन डी ईंट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम भोजन का अंतरण ग्रहण करता है और पचाता है। एक कोशिक जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिक जीवों द्वारा की जाती हैं। ये लोग श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करते हैं। प्याज बहुकोशिक है। ईंट में कोशिका नहीं बल्कि परमाणु होते हैं क्योंकि यह निर्जीव है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अमीबा निश्चित आकृति का एक कोशिक जीव है। दूसरा है, अमीबा की बदलती हुई आकृति पादाम के बनने के कारण होती है जो इसे बाह्य कार्यों में सहायता करती है। उपयुक्त कथनों में कौन सा या से सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन दो केवल दो, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती। यह एक कोशिकीय जीव अवश्य है। इसकी आकृति नियमित है। इसके मुख्य शरीर बाहर की और परिवर्ती लंबाई के परवर्ध उभरते हुए दिखाई देते हैं जो पादाम कहलाते हैं, जो उसे गति प्रदान करने और भोजन ग्रहण आदि में सहायता करता है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं भी एक कोशिकीय है। दूसरा है, श्वेत रक्त कोशिका अपनी आकृति बदल सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं भी एक कोशिकीय संरचना है जो अपनी आकृति बदल सकती है।
श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, अस्तित्व है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विभिन्न कोशिकाओं का आकार एक समान होता है। दूसरा है, तंत्रिका कोशिका का आकार तर्क रूपी होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय, चपटी गोल अथवा लंबी होती हैं, इसलिए एक समान नहीं हो सकती। जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं वे तर्क रूप होते हैं। तंत्रिका कोशिका शाखान्वित होती है, तर्करूपी नहीं। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय रहता है। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पादप एवं जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरा है, जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। उपयुक्त कथनों में कौन सा ऐसे सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। कोशिका के विभिन्न संगठक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। ये झिल्ली पौधों एवं जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जो जंतु कोशिका में नहीं होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करता है। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। आज का 10वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसके कोशिका का आकार सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग का अंडा या ऑप्शन डी चूहा। सही जवाब है ऑप्शन सी। सबसे छोटी कोशिका का आकार 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका आकार 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर होता है। किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा आज का क्लास? आप अपने सुझाव हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कैसे बेहतर ढंग से इस क्लास को किया जाए, इसके लिए आप हमें अपने सुझाव कमेंट करके बता सकते हैं। क्लास करने के लिए आपका धन्यवाद।